क्या अयोध्या का विवादित ढांचा गिराने का प्लान पहले से बना हुआ था? क्या उस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से ये प्लान छिपाया गया? आडवाणी ने गुस्साए कल्याण सिंह को क्या चेतावनी देकर मनाया? और कैसे ऐन मौके पर विवादित ढांचे से रामलला की मूर्ति गायब हो गई और हड़कंप मच गया? ये सब आज आपको बताएंगे। नमस्ते, मैं सौरभ हूं और आप देख रहे हैं अयोध्या आंदोलन से जुड़ी हमारी खास सीरीज, जिसमें हम अयोध्या मसले से जुड़े कई अनसुने किस्से आपको बताएंगे। वह एक किताब जिसका नाम है युद्ध में अयोध्या। किताब के लेखक हैं TV9 के न्यूज डायरेक्टर हेमंत शर्मा। वापस आपको एक फोन कॉल पर लिए चलते हैं। सब ठीक है ना? किसी गड़बड़ की तो आशंका नहीं है? सुबह से 2 बार फैजाबाद कमिश्नर को हॉटलाइन पर फोन कर मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ये पूछ चुके थे। लाखों कार सेवकों के बीच भयानक तनाव का माहौल था। विवादित स्थल के बाहर बने चबूतरे पर प्रतीकात्मक कार सेवा होनी थी। मुहूर्त सुबह 11:30 बजे का तय था। करीब 150 साधु संत पूरी तैयारी कर चुके थे। कार सेवकों को बैरिकेडिंग के उस पार से अक्षत, फूल, पानी डाल कार सेवा करने की अनुमति थी। तभी वहां लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक सिंघल, मुरली मनोहर जोशी को लेकर एडिशनल एसपी अंजू गुप्ता पहुंची। आडवाणी को देख कार सेवक उत्तेजित हो गए। उनको लगा वे कार सेवा स्थगित करवाने आए हैं। कार सेवक बैरिकेडिंग तोड़ चबूतरे की तरफ आने की कोशिश करने लगे। कुछ लोग आ भी गए। आडवाणी और जोशी के साथ धक्का मुक्की तक हो गई। हमने शुरुआत में एक फोन कॉल का जिक्र किया। अब एक और फोन कॉल की बात करते हैं, जो इस बार लखनऊ नहीं दिल्ली से आया था। सुबह 7:30 बजे कॉल था प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का। आया था बीजेपी नेता विनय कटियार के पास। नरसिम्हा ने साफ साफ पूछा, किसी गड़बड़ की आशंका तो नहीं है? सब नियंत्रण में तो है? विनय कटियार ने भरोसा दिलाया, सब काबू में है। प्रधानमंत्री को भरोसा तो दिलाया गया, पर क्या यह भरोसा कायम हो पाया? जवाब है नहीं। किताब युद्ध में अयोध्या के मुताबिक कार सेवा स्थल के पास राम कथा कुंज पर विहिप और बीजेपी नेताओं के सुबह से ही भाषण चल रहे थे। देखते देखते भाषण सुनते लोगों की तादाद लाख पार कर चुकी थी। 12 बजने से कुछ देर पहले आडवाणी भाषण देने पहुंचे। उसी वक्त शेषावतार मंदिर की तरफ से भीड़ ने पुलिस बल पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस के पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं था। पीछे विवादित ढांचा और दाएं बाएं खुला मैदान। तभी कोई 200 लोग चबूतरे का घेरा तोड़ आगे बढ़े। देखते देखते ये लोग राम जन्मभूमि परिसर में घुस गए। हड़कंप मच गया। चारों तरफ से विवादित स्थल पर पत्थर चलने लगे। देखते देखते विवादित परिसर में करीब 25,000 लोग इकट्ठा हो गए। 200 से ज्यादा लोग विवादित स्थल पर चढ़ गए। भाषण छोड़ कार सेवकों का रुख धीरे धीरे पूरी तरह से परिसर की तरफ हो गया। किताब के मुताबिक लालकृष्ण आडवाणी कार सेवकों से वापस लौट आने की अपील कर रहे थे। परिसर से सीआरपीएफ, पीएसी के जवान बाहर जा चुके थे। फोन कनेक्शन, हॉटलाइन आदि कार सेवकों ने काट दी थी। पूरा परिसर अब कार सेवकों के हवाले था। 15 मिनट के अंदर हालात बदल चुके थे। बैरिकेडिंग के लोहे के पाइपों से कार सेवकों ने गुंबद पर हमला शुरू कर दिया था। जब ये सब हो रहा था तब वहां एक और शख्सियत मौजूद थे, जिनका मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अधिकारियों से खास ख्याल रखने को कहा था। ये महानुभाव थे तेजशंकर, जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भेजे गए पर्यवेक्षक थे। वे देखने आए थे कि जिस चबूतरे पर कार सेवा होनी थी वहां हवन सामग्री की जगह निर्माण सामग्री तो नहीं है, पर यहां तो कुछ और ही हो रहा था। पक्का निर्माण नहीं, बल्कि एक निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा था। 1:45 पर कंट्रोल रूम में लखनऊ से रेडियोग्राम पहुंचा। स्थिति को काबू करने के लिए केंद्रीय बलों का इस्तेमाल किया जाए। साथ ही यह आदेश कि गोली नहीं चलनी चाहिए। 5 घंटे की कार सेवा में सबसे पहले ढांचे की बाहरी और भीतरी दीवार गिराई गई। कैसे क्या हुआ, सुनिए इस घटना के चश्मदीद हेमंत शर्मा से। 6 दिसंबर को दोपहर 12:30 बजे के आसपास कार सेवकों ने मस्जिद के पहले गुंबद पर हमला बोला। मैंने देखा उसी वक्त उस विवादित इमारत जिसमें रामलला की मूर्तियां थीं, उसके पुजारी सत्येंद्र दास मूर्तियों को लेकर बाहर आ रहे थे। उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद पहला ढांचा गिरता है। उसके बाद हर 1.5 घंटे के इंटरवल पर बाकी दोनों ढांचे गिर जाते हैं। शाम 6 बजे के आसपास तीनों ढांचे जमींदोज थे और अस्थायी मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। मैं फैज़ाबाद के कमिश्नर के पास ही खड़ा था। फैज़ाबाद के कमिश्नर को ये सूचना आई कि मूर्तियाँ वहाँ नहीं हैं। मूर्तियों की पड़ताल होने लगी, मूर्तियों की खोज होने लगी। क्योंकि कहीं से फैज़ाबाद के जिला प्रशासन को ये सूचना थी कि जल्दी से जल्दी अस्थायी मंदिर का वहाँ निर्माण करना है। मूर्तियों की खोज शुरू हुई, मूर्तियाँ मिल नहीं रही थीं।
फिर अलग अलग हिस्सों में मूर्तियों की खोज के लिए लोगों को भेजा गया। कुछ लोगों ने वो मूर्तियाँ प्राप्त की। बाद में पता चला वो मूर्तियाँ वो नहीं थीं जो वहाँ से हटाई गई थी। कोई कार सेवक उस मूर्ति को लेकर चला गया था। किताब के मुताबिक जिस वक्त ये सब चल रहा था तब विहिप के साधु संत उमा भारती, साध्वी ऋतंबरा, आचार्य धर्मेंद्र आदि कार सेवकों को मंच से ललकार रहे थे। उमा भारती ने 2 नारे दिए, राम नाम सत्य है, बाबरी मस्जिद ध्वस्त। दूसरा नारा था, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। दूसरी तरफ बड़े नेता जैसे आडवाणी, अशोक सिंघल, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार पहला गुंबद गिरते ही वहां से निकलकर कटियार के घर आ गए। फिर से रुख करते हैं टेलीफोन की तरफ, जो कटियार के घर पर लगातार घनघना रहा था। तब मोबाइल का दौर तो था नहीं, मगर ये किसका फोन था जो विनय कटियार या और कोई नेता नहीं उठा रहा था? ये कॉल था प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का, जिन्हें विनय कटियार समेत सभी नेताओं ने आश्वासन दिया था कि विवादित स्थल को कुछ नहीं होगा। फिर एक और फोन आया लखनऊ से, कल्याण सिंह का। कल्याण सिंह तमतमाए हुए थे। गुस्से में आडवाणी से कहा कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। आडवाणी ने मना किया, कहा थोड़ा टाइम पास कीजिए, इस्तीफा देने से केंद्र का शासन लग जाएगा, केंद्रीय बल मोर्चा संभाल लेंगे, जिन्हें तब तक लोकल पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा था। कल्याण सिंह ये बात तो माने, मगर वो खुद को ठगा महसूस कर रहे थे। पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके साथ धोखा हुआ है। कल्याण को लग रहा था कि ढांचा गिराना पूर्व नियोजित था और उनको इसकी जानकारी नहीं दी गई। और कल्याण को जो आशंका थी वो आज तक बहस का विषय है कि क्या ये हमला पूर्व नियोजित था। वापस कल्याण पर लौटे तो जिस वक्त ढांचे पर कार सेवकों ने हमला बोला, कल्याण सिंह अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग की छत पर धूप सेंक रहे थे। जब अयोध्या के कंट्रोल रूम से उन तक घटना की सूचना पहुंची तो वो उतना ही अचंभित थे जितना दिल्ली में अपनी टीवी के सामने बैठे पीएम नरसिम्हा राव। कारण वही कि कल्याण मानकर चल रहे थे कि उनको इस योजना की जानकारी क्यों नहीं दी गई। हालांकि कल्याण की कुछ अंदेशा पहले भी था। किताब के मुताबिक एक रात पहले जिला प्रशासन ने गृह सचिव को जो रिपोर्ट भेजी थी उसमें कहा गया था कि कार सेवकों का एक वर्ग है जो कार सेवा का स्वरूप बदलने से नाराज है, यानी प्रतीकात्मक कार सेवा उनके गले नहीं उतर रही है। इसीलिए ही कल्याण ने बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी को अयोध्या उसी रात भेज दिया था, जबकि उनको अगले दिन सुबह जाना था। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का फोन लगातार आ रहा था। अशोक सिंघल ने विनय कटियार से कहा कि वे पीएम से बात करें। कटियार बोले कि किस मुंह से बात करूं? सुबह भरोसा दिया था कि सब ठीक होगा, और अब सिंघल ने जोर दिया कि फिर भी बात कीजिए, उनको वस्तुस्थिति बताइए। खैर, कटियार माने, पीएम नरसिम्हा राव से बात की। पीएम बोले, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर अब आप मदद कीजिए, अयोध्या को कार सेवकों से जल्दी खाली करवाइए। मैं 16 विशेष रेलगाड़ियां भेज रहा हूं, आप इनमें कार सेवकों को रवाना करें। इन सबके इतर कार सेवक अस्थायी मंदिर बना चुके थे और उसमें मूर्ति रखने का इंतजार कर रहे थे, पर वो तो गायब थी, जैसा आपको पहले हेमंत जी ने बताया। इस पर केंद्र के लिए अयोध्या का काम देख रहे मंत्री PR कुमार मंगलम ने तुरंत दिमाग चलाया। राजा अयोध्या विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र से संपर्क किया। उनके घर से रामलला की मूर्तियां लाई गई और उनको अस्थायी मंदिर में स्थापित करवाया गया। इसके तुरंत बाद पीएम ने कैबिनेट की बैठक बुला कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश की। हालांकि यह अजीब था क्योंकि कल्याण सिंह 3 घंटे पहले ही इस्तीफा दे चुके थे, जिसमें उन्होंने सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं इस्तीफा दे रहा हूं, कृपया स्वीकार करने का कष्ट करें। तो ये किस्सा यहीं खत्म होता है। अगले अंक में आपको बताएंगे कि जब ढांचा गिर रहा था तब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव क्या कर रहे थे, क्या वो इस ढांचे को गिरने से बचा सकते थे। तब तक के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।